मुझे पता है आईना, ये कुछ गड़बड़ करने ज़रूर जा रहे हैं, वरना हमने कराची से सीधा लाहौर की फ़्लाइट लेनी थी। शाम को कहते हैं बुक्ड है। अब अचानक से क्लब में हम दोनों को भेजकर खुद कहीं चले गए। कोई काम होगा मिशी, तुम ख्वाह परेशान हो रही हो। दुराना ने लापरवाही से कहते हुए अपना फ़ोन चेक करने लगी। रमशा ने उसे घूरा। तुम इतनी भोली तो नहीं हो आईना, अब इतना क्यों बन रही हो? तुम्हें पता भी है सिकंदर क्या काम करते हैं? जो भी करते हैं, इसमें मैं परेशान क्यों हूँ? तुम्हारे शोहर है, तुम लो ये टेंशन। वो शरारत से घूरते हुए रमशा से बोली, ठीक है मैं ही कुछ करती हूँ। अगर इस बार शेरदौद ने कुछ किया तो मैं उनका हशर कर दूंगी। पहले उनका केस फंसा हुआ है, ऊपर से कोई मजीद मुसीबत न मोल ले। खुद से और दुरायना से कहते हुए उसे ड्राइविंग सीट पे गाड़ी चलाते जावेद को देखा, जो ऐसे बना हुआ था जैसे दोनों यहाँ मौजूद ही ना हो। जावेद भाई! उससे ऊंची आवाज़ से जावेद को अपनी तरफ मतवजा किया। वो एकदम चौकस होकर बोला, जी मैम। गाड़ी रोकिए प्लीज़। दुरायना ने अब की बार चौंक कर रमशा को देखा, जो कहीं से भी रमशा महसूस नहीं हो रही थी। मैम सब ठीक है ना? आपको कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मसला है, आपको गाड़ी से उतरना होगा। वो अभी तक ड्राइव कर रहा था, हैरत से गाड़ी एक तरफ रोक कर बोला और मुड़ा, मगर उसकी नज़रें झुकी हुई थी। दुरायना उसके अंदाज को देखकर रमशा के कानों में बोली, ये आदमी है कि मशीन? मगर रमशा बिना जवाब दिए गाड़ी से उतर चुकी थी। जावेद हक्का बक्का रह गया। वो तेजी से उतरा। मैम सब ठीक है ना? आपको कोई मसला तो नहीं है? हाँ, मसला तो कोई नहीं है, बस गाड़ी में चलाऊंगी। नेविगेशन में लोकेशन लिखी है, तो आप ये भी नहीं कह सकते मुझे रास्ते का मसला होगा। सो आप पीछे बैठ जाइए। आईना, तुम आगे आओ। जावेद रमशा की इस डिमांड पे परेशान हो गया। वो जब भी ऐसे बोलती थी उसके कोई गड़बड़ महसूस हो जाती थी। मैम मगर सर की परमिशन चाहिए। एक सेकंड। उससे अपना फ़ोन पर्स से निकाला और सिकंदर को कॉल मिलाई। सिकंदर पुलिस स्टेशन के करीब पहुंच चुका था। एकदम साइड पे पड़े फ़ोन को बसर होते सुनकर चौंका। उससे देखा रमशा की कॉल थी। ये क्यों कॉल करने लगी? कोई मसला तो नहीं हो गया? वो परेशानी से फ़ोन पे यस का बटन दबाकर कानों में ब्लूटूथ लगाए बोला, क्या हुआ रे? दाऊद, जावेद से कहिए मुझे गाड़ी चलाने दे। एकदम सिकंदर को गाड़ी रोकनी पड़ी। अन्नान पहले से उतरकर पुलिस स्टेशन चला गया था, जहाँ रमशा के अब्बू होते थे। वो उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था ताकि वो उन दोनों का पीछा कर सके। क्यों? गाड़ी क्यों चलाने दे रहे? तुम्हें पता है ना? मुझे पता है, और सिकंदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 हफ्ते होने वाले हैं, मैं रिकवर कर रही हूँ। बस मेरा दिल का रहा, ये मेरा शहर है, कोई अजनबी जगह नहीं। सिकंदर फास्ट से भी गाड़ी खड़ी करके बैक मिरर में देखते हुए बोला, आई नो स्वीट हार्ट, मगर एक सेकेंड, कहीं ये गाड़ी तुम्हारी अम्मी के घर तो लेके जाने का इरादा नहीं? अगर है भी तो आपको एतराज? लेकिन बेफिक्र रहिए, एक उठाई हुई लड़की को बाकोल आपकी कौन कबूल करता है? मेरे अम्मी अब्बू के लिए वैसे भी प्रॉब्लम होगी। मैं बस सीधा क्लब जा रही हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि मैं ड्राइव करूँ। कोई सीन नहीं है लड़की, चुपचाप करके बैठो। अजीब उल्टी ख्वाहिश तुम्हें उल्टे टाइम पे आती है। रमशा को मज़ीद गुस्सा चढ़ा। मतलब मेरी ज़िंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं है? मुझे बस बांध कर एक कोने में फेंकने के लिए आपने मुझे अपनाया है? सिकंदर पहले तो ठहर गया, फिर हंस पड़ा। क्या हुआ है, नाराज हो? गुस्सा इस बात का है ना कि तुम्हें छोड़कर मैं काम पर चला गया? वो कोई नई बात नहीं है, आप ये काम रूस में कर चुके हैं। अब आप बताएं, नहीं तो फिर मैं गाड़ी से छलांग लगाऊंगी। वाह, तुम तो वाकई पागल हो चुकी हो। खबरदार, अब मैं रख रहा हूँ। आई स्वेयर मैं सिकंदर गायब हो जाऊंगी और आपको नहीं मिलूंगी, सोच लिया। सिकंदर को एकदम गुस्सा चढ़ गया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जावेद को फोन दो। रमशा मुस्कुराई। सिकंदर की दुखती रग पे हाथ रखना वो अच्छी तरह जानती थी। उससे जावेद को फोन दिया। जावेद समझ गया था। फोन उससे लेते हुए कानों से लगा ले बोला, जी सर। जी ठीक है सर, ओके। उससे फ़ोन रखकर रमशा को दिया। थैंक यू। मैम सर ने कहा है बस थोड़ी सी चलाएंगी आप, ताकि आपका शौक पूरा हो जाए। बेफिक्र हो जाओ, बस थोड़ी सी ही चलानी है। दुरे उसे दुरायना को इशारा किया, जो सर ताज्जुब में हिलाते हुए मिसेस स्वाहा को देखने लगी, जो बिल्कुल अपने शोर पे चली गई थी। 2 दिन बाद मेरा प्रैक्टिकल है और कोई तैयारी नहीं है मेरी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं? डॉक्टर से बात करूं? नहीं, उसका कुछ नहीं पता। जब मूड होता है तो मदद कर देता है, जब मूड नहीं होता तो बहुत तंग करता है। वैसे तो तकरीबन 1.5 हफ्ता ठीक रहे हैं, मेरे साथ ध्यान भी रख रहे हैं मेरा, खाने के लिए भी कुछ मंगवा देते हैं। मुझे उनसे मदद मांग लेनी चाहिए, आफ्टर ऑल डॉक्टर है वो। मेरी मनहूस दोस्तों ने मदद तो कोई करनी नहीं, बस बोलती रहेंगी हमारी तो कोई तैयारी ही नहीं है यार, कुछ पढ़ा ही नहीं।
उससे बोलते हुए इतनी घूमती कि अपने कंधे पर किसी की 2 उंगलियां महसूस हुई तो वो एकदम चौंक कर मुड़ी। हदाद हाथ में किताब पकड़े उसे देख रहा था। क्या हुआ? खुद से बोल रही हो या तुम्हारा हरकुलस आया हुआ है? उससे पहले उसे देखा, फिर इर्द गिर्द नसें घुमाकर वक्त से कहा, वेरी फनी, मैं आपके पास आने वाली थी, आपसे मुझे काम था। अब हदाद एकदम चौकस हो गया। जरूर कुछ उल्टा करवाएगी ये लड़की। सॉरी, मुझे कहीं जाना है और। मगर उसकी बात वक्त ने पूरी नहीं होने दी। डॉक्टर, मैं आपको प्रॉब्लम नहीं बनाने वाली इस बार। अब हदाद सरा सर उसके कहने पर रिलैक्स हुआ। शुक्र है। हाँ बोलो, क्या काम था? वो बहुत नॉर्मल लहजे में उससे बोला। बख्तावर ने उससे घूरा। परसों मेरा प्रैक्टिकल है। तो पिक एंड ड्रॉप का मसला है? बख्तावर ने नफी में सर हिलाया। नहीं, वो मसला तो नहीं है। आसिफ भाई के ऑफिस से करीब ही वो सेंटर, तो उन्होंने कहा कि वो मुझे ड्रॉप कर देंगे। अब हदाद के तासुरात काफ़ी सख्त हो गए। वो इस वक्त ग्रे टी शर्ट में मलबूस ब्लू जीन्स पहने, बालों की पोनी बांधे काफ़ी चार्मिंग लग रहा था, मगर इस वक्त गुस्से से फिर अजीब लगने लगा था। तो मुझे ये बताना था तुमने। उसे सर लहजे में बख्श से कहा। बख्तावर ने नफी में सर हिलाया। नहीं, असल में मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, तो मैं समझे 1.5 महीने कॉलेज नहीं गई। अब बाकी तो जब से तैसे तैयारी कर ली, लेकिन मेरी प्रैक्टिकल की कोई तैयारी नहीं है। अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गई तो सारे एग्जाम्स खराब हो जाएंगे मेरे। तो कोई ट्यूटर रख ली थी उसके लिए? इतनी जल्दी क्यों याद आ गया तुम्हें? नहीं मिला ना कोई, बस मैं क्या करती। एक तो सब इस मौके पर मुझे छोड़कर चले गए, कोई मदद के लिए था ही नहीं। एक आप ही हैं, इसलिए आपसे कह रही हूँ। हुदाद बेजारी से उसकी बात सुन रहा था, एकदम ठहर कर उसे देखने लगा। वो मेरून शलवार कमीज में मलबूस काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी। मैं इस मामले में कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? बख्तावर ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। आपकी तो पूरी जिंदगी साइंस में गुजर गई, मेरा मतलब है आपने पढ़ी बायोलॉजी। उसकी बोलती ही बंद होगी जब उसे हुदाद की आंखों को करख्त होते हुए देखा। वो ओके, कोई बात नहीं, गलती मेरी ही थी। उसे समझ नहीं आई। उस हुदाद का अंदाज कुछ अच्छा नहीं लगा। मतलब वो उसको हर्ट होते हुए देखकर होश नहीं हुई थी। वो जाने लगी तो हुदाद ने लब दबाकर सोचा। ठहरो। बख्तावर मुड़ी। हुदाद ने अपनी आंखें जोर से बंद की और फिर खोलते हुए बोला, किसका प्रैक्टिकल है? केमिस्ट्री का। उसके फौरन बाद ही बायोलॉजी का है। लेकिन आप वाकई कैसे पढ़ा सकते हैं? उसके लिए तो लैब चाहिए होगी। हुदाद ने अपनी घड़ी पर टाइम देखा। तुम जाकर बुक्स ले आओ, बाकी ज़रूरत दीगर सामान, और मेरे साथ चलो। बख्तावर का मुंह खुला का खुला रह गया। इस हदाद का रवैया उसके साथ बिल्कुल समझ से बाहर लग रहा था। आजकल वो कुछ ज़्यादा ही उस पर मेहरबान हो रहा था। कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम्हें कोई एतराज़ है? हदाद हंसवे मामूल तंग होकर बोला। नहीं, लेकिन आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? बस जितना कहा है मुहतरमा, आप वही करें, हरी अप। उफ, फौज से निकाल दिया गया मगर अभी भी अंदर का फौजी इसमें शामिल है। बख्तावर नाक चिढ़ाती जल्दी ऊपर की तरफ भागी। तुम्हें मिली कैसे हो? रऊफ साहब ने हन्नान को देखा, जो उनकी गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला। बस अंकल, आपको कहा था ना कि ये मेरी जिम्मेदारी, मुझ पे छोड़े। मैं किसी भी हाल में आपकी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा। आपको लगा मैं ये बात भूल जाऊंगा, इसलिए मुझसे बात ही करना छोड़ दी। रऊफ साहब को हन्नान की बात पर शर्मिंदगी हुई। नहीं यंग मैन, मेरी ऐसी सोच बिल्कुल नहीं थी। जमाल ने अपनी बेटी के लिए कोई आम आदमी थोड़े ही ढूंढा हुआ है। कोई तो बात है ही तुम में। बस कुछ दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा मैं काफ़ी अपसेट सा था, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। हन्नान गहरा सांस लेते हुए हंस पड़ा। अंकल, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ट्रस्ट मी। आप लोगों ने वैसे ही मुझे सुपर हीरो बनाया है। असल हीरो तो आप और अंकल हैं, जिनके अंदर ईमानदारी, लगन, बहादुरी कूट कूट के भरी है। हम नौजवान आप लोगों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो भी उसकी बात पे इतने अरसे बाद मुस्कुरा पड़े। उसका कंधा थपक थपाया। वो ठीक तो है ना? मतलब उसके साथ। उनकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि हन्नान ने उनकी बात नरमी से काटी। वो समझ गया वो किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ उससे अंकल। उससे इतनी बात कही थी कि रऊफ साहब के दिल में सुकून की लहर फैल चुकी थी। ये जावेद फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? रे ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? पता नहीं मैं इस जिद्दी लड़की की बात क्यों सुनता हूँ। अब क्या तमाशा खड़ा किया होगा? वो उससे बोलता अब दुरायना को कॉल करने लगा था कि हन्नान की कॉल आ गई। उसे तेजी से फ़ोन को कानों से लगाया। हाँ बोलो। हम पहुंच गए हैं, खुदा का वास्ता है कुछ गड़बड़ मत कर देना। सिकंदर मुस्कुरा दिया। बेफिक्र हो, हालांकि उनको ये भी नहीं पता कि बाहर से जितना बड़ा मैं बदमाश हूँ, अंदर से उससे 1000 गुना कमीना। अगर कुछ मसला हो गया ना शेरू, तो मेरी और अपनी कफन का बंदोबस्त कर देना। बेफिक्र हो।
अंकल बेचारे वैसे रिटायर्ड होने लगे हैं। बेटी को खुश और अच्छी जगह पर देखेंगे तो बस सुकून से अपने बुढ़ापे को एंजॉय करेंगे। और मैं आगे का वैसे भी सोच चुका हूँ, जिससे उन्होंने कोई पूछगछ ही नहीं करनी पड़ेगी। तो कितने झूठ बुलवाएगा मुझसे? क़यामत के दिन ये ना हो कि तेरे हिसाब भी मुझे भुगतने पड़ जाएं। अच्छा, अब शो शुरू कर, मैं आ रहा हूँ। मैम प्लीज़ गाड़ी तेज़ मत चलाइए, सर मुझे नहीं बख्शेंगे। जावेद की घबराहट तो सातवें आसमान पर पहुंच चुकी थी। मैम का ऑपरेशन जुबान का हुआ था कि दिमाग का, ये बात तो उसकी समझ से बाहर थी। एक भाव और उनकी भांजी बख्तावर कम थे कि अब मिसेस वहाँ आ गई। जावेद भाई, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे कि सिकंदर और हनान कहाँ गए हैं तो मैं रैश गाड़ी ही चलाऊंगी। और सर नहीं बख्शेंगे का क्या मतलब? अगर आप जिंदा बचेंगे तो सर कुछ कहेंगे ना? नुराइना को रमशा के अंदाज पे हैरत भी हुई और हंसी भी आई। सिकंदर बहा ने तो उसको शेरनी ही बना दिया था। मैम प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मुझे नहीं पता। मैम प्लीज़ गाड़ी रोकिए मैम। एक तो वो रमशा को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकता था, जरा से भी रोकने की कोशिश की तो भा ने उसके हाथ काट डालने हैं। उफ, सिंधी कितनी आसान थी, फिर रमशा रोफ आ गई। मैं समझूंगी भाई अगर आप मुझे फौरन एड्रेस से, और आई प्रॉमिस सिकंदर आपको गुस्से से भी नहीं देखेंगे। क्यों बेचारे भाई की जान लेना चाहती हूँ मिशी? ये ना हो सिकंदर भाई मारे या ना मारे, उनकी दहशत से इनको हार्ट अटैक हो जाए। मैम मैं सर को कॉल करने पे मजबूर हो जाऊंगा, प्लीज़, आपकी सेफ्टी का मामला है। अगर आप सिकंदर को फ़ोन करेंगे तो फिर याद रखिएगा, आपका इससे भी बुरा हशर होगा। अगर अपनी इज्जत और सलामती चाहते हैं तो अच्छे भाई अपनी छोटी बहन को एड्रेस से। इतनी बेरहम तो बख्तावर बीवी नहीं थी जितनी ये है। वाओ, ये कौन सी जगह है? जैसे ही वो उस फार्म हाउस में दाखिल हुए थे, बख्तावर ने ड्राइव करते हुए खताज से पूछा। पता नहीं। उसका कोई मूड नहीं था फिलहाल बात करने का, वो अपने मस्सों में बहुत उलझा हुआ था। अगर उसके सो कॉल्ड बॉस को पता चल गया कि वो इस जगह लड़की को लाया है तो गड़बड़ हो सकती थी। उससे कुछ सोचकर बख्तावर को देखा जो बस इंतजार में थी कि कब गाड़ी रुकी और कब वो उछलकर अपने पागलपन का इजहार करे। बात सुनो मेरी ध्यान से। उससे काफ़ी नरमी मगर साथ ही तेज लहजे में बख्तावर को अपनी तरफ मतवज्जा किया। बख्तावर ने मुड़कर उसे देखा। बेहद खामोशी से मेरे साथ पीछे पीछे चलना, कोई शोर कोई आवाज़ नहीं निकालनी। मैं जो कह रहा हूँ समझ आ गई? बख्तावर ने उलझकर पहले उसे फिर उस जगह को देखा। क्यों? हम किसी घर, मेरा मतलब है फार्म हाउस में डाका डाल रहे हैं? अदात ने लब दबा लिए। मुश्किल लड़की, या हम किसी सीक्रेट मिशन पे आए हैं? अगर ऐसा है तो मैं चुप रहने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं आपके कहने में क्यों बिला वजह खामोश रहूँ? सीधी और सादी बात करना तो मिसेस आलम ने सीखा ही नहीं है। सीधी और सादी बंदी हूँ ही नहीं, तो ऐसे काम भला क्यों करूँ? जो समझना है समझो, मगर प्लीज़ चुप रहना, इट्स ए रिक्वेस्ट। बख्तावर शरारत से मुस्कुराई। डॉक्टर जेसन ममोवा और जुखास, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। अच्छा, आप इतनी मिन्नत कर रहे हो तो हो जाऊंगी खामोश। खामोश रहना कौन सा मुश्किल काम है? अतात ने गाड़ी फवारी के करीब पार्क की। आगे जाएगा तो उस तरफ बैठा गार्ड उससे मिलने ज़रूर आएगा, और अगर उसने वक्त साथ देख ली तो बस पहुंच गई खबर ब्रूटस को। शुक्रिया, अब उठाएं अपनी चीज़ें। बख्तावर अपना बैग लेकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। उसकी आवाज़ पूरे 2 मिनट नहीं सुनाई दी। उदार ने शुक्र का सांस लेते हुए दरवाज़ा बंद किया और उसकी तरफ बस ये खामोशी। उस बेचारे को 2 मिनट ही नसीब हुई जब बख्तावर आलम जोर से चिल्लाई, जुगनू, जुगनू, अल्लाह इतने सारे जुगनू। अदार बेचारे के एकदम डर आने वाले खौफजदा तासुरात जैसे उसने बख्तावर को नहीं किसी चुड़ैल की आवाज़ सुन ली हो, वैसे एक ही बात थी। तेजी से भागकर बख्तावर की पुश पर आया और उसके मुंह पे हाथ रखा। पागल हो गई हो क्या? मना किया था कि चिल्लाना मत। आहिस्ता आवाज़ से वो कराहत लहजे में बोल रहा हूँ। बख्तावर ना जाने क्यों एकदम फ्रीज कर गई। हरकुलिस! ये यहाँ क्या कर रहा है और ये हमारे पास क्यों आ रहा है? रऊफ साहब और हन्नान इस वक्त फ्रेंच बीच पे मौजूद थे। हन्नान ने बताया कि वो यार रमशा से मिलेंगे। वो उसकी बात पे ज़रा उलझ से गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी आखिर क्या हो रहा था और आगे भी क्या होने वाला था। उनका उलझना हन्नान समझ सकता था, मगर वो बेचारा करता भी तो क्या करता। अपने कमीने दोस्त के लिए उससे अपने मिजाज के खिलाफ जाकर उल्टे काम करने पड़ रहे थे। उस खाली बीच पे दूर ही दूर इक्का दुक्का एक दो लोग ही दिखाई दे रहे थे। वक्त ही कुछ ऐसा था। अब जब उन्होंने ब्लू शर्ट और हॉकी पैंट में मलबूस सिकंदर हदीद को उनकी तरफ आते हुए देखा तो वह हैरत से हन्नान को बोले बगैर न रह सके। हन्नान चुप ही रहा। क्या बोलता? लाहौर का खतरनाक गुंडा आपकी बेटी से मिलवाने से पहले अपना तारुफ करवाना चाहता है।
वो भी दामाद के रूप में। शेरू के अपने अनोखे तारुफ करवाने के अंदाज, सीधा काम तो पसंद ही नहीं है उसे। सिकंदर ग्लासेस पहने अपनी मामूल की चार्मिंग मुस्कुराहट उछालता उन दोनों के एन सामने आ चुका था। अस्सलाम वालेकुम सर। उससे हाथ आगे करते हुए खुश अखलाकी से उनसे मुखातिब हुआ था। जो तुनसे उस गुंडे को देखने लगे, उससे भी हन्नान को देखा जो दिल ही दिल में बेचारा आइदल कुर्सी पर रहा था। एसपी, तुम तो कह रहे थे कि अंकल अपने दामाद को पहली दफ़ा देखकर काफ़ी खुश होंगे, लेकिन आसार तो मुझे कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहे। बस जी, बम फट चुका था और अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स हन्नान साहब ने भुगतने थे। उसने रऊफ साहब को देखा जिन्होंने झटके से हन्नान को देखा था। अंकल, आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। वैसे अमूमन डीएसपी होकर तो आपको फ़ौरन पहचान लेना चाहिए था। है, दामाद की सूरत में तो पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए ये उल्लू का पट्टा मरवाएगा। हन्नान ने दिल में उसे 100 गालियाँ देना शुरू कर दी। हन्नान, ये यहाँ क्या कर रहा है और ये क्या बकवास कर रहा है? उन्होंने काफ़ी सख्त लहजे में हन्नान से कहा, जिसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। अरे अंकल, इससे क्या पूछ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपकी बेटी रमशा का। उस बेचारे की बात ही मुकम्मल नहीं हुई थी कि डीएसपी रऊफ ने सिकंदर को जोरदार मुक्का मारा। वो 1 मिनट में सारी कहानी समझ चुके थे। तो सिकंदर ने उनकी बेटी को अगवा किया था। सर नहीं। हन्नान आगे बढ़कर उन्हें रोकने लगा कि सिकंदर ने हाथ उठाकर उसे इशारा दिया कि वो इस मामले से दूर रहे। रऊफ साहब ने सिकंदर को एक बार फिर थप्पड़ मारा। सिकंदर चुप करके खड़ा रहा। एक तो दुनिया के हर बाप अपने बाप समेत से उसने कुठी खानी थी। मेरी बेटी का क्या कसूर था बोलो? उस बेजुबान बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने उसे उठा लिया? वो कहना चाहता था कि उनकी बेटी ने उस पर जादू कर दिया था, लेकिन वो बोल नहीं सका। दूसरा मुक्का पड़ा, अब वो हंस पड़ा। उसके हंसी पे जहाँ हन्नान ने अपने सर पे हाथ मारा, वहाँ उसकी हंसी पे रऊफ साहब को मजीद तैश आया। मेरी बेटी मुझे वापस करो वरना। सर, मैं आपकी बेटी को लेकर आया हूँ, अगर आप मुझे मारने से फुर्सत निकाल लें। वो मुस्कुराते हुए अपने होंठ पर हाथ रखते हुए बोला। उन्होंने गन निकाल ली। मेरी बेटी को लेकर आओ सिकंदर, वरना यहीं इसी ज़मीन में गाड़ दूंगा तुम्हें। क्यों डीएसपी साहब, अपनी बेटी को जवानी में बेवा करना चाहते हैं और दूसरा ज़मीन में गाड़ने के लिए आपको हथौड़े की ज़रूरत होगी? फिर जैक हैमर। सिकंदर, कॉमेडी शो नहीं चल रहा। हन्नान ने दांत पीसते हुए कहा। डीएसपी रऊफ ने हन्नान को देखा। और तुम मिले हुए थे ना इसके साथ? तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है हन्नान हमें। हाँ हन्नान, एक नारकोटिक्स ऑफिसर होकर तुमने एसएटीडी के साथ काम किया, जिसका ताल्लुक रशिया से। धोखा दिया है तुमने इन्हें। सर प्लीज़ इसे गोली मारिए। वो शरारत से मुस्कुराते हुए डीएसपी रऊफ को देखते हुए बोला, जो तेज नजरों से कभी उसे तो कभी हन्नान को देख रहे थे। हन्नान ने फटी हुई आंखों से सिकंदर को देखा। गो ऑन सर। नहीं सर, इस गद्दार गुंडे को मारे जिसे ना सिर्फ आपकी बेटी को अगवा किया, बल्कि एसएटीडी रशिया की बजाय पाकिस्तान में चला रहा है। ये माफिया गुंडा गुंडागर्दी करने के साथ साथ पाकिस्तान और रशिया के ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ता है। ना सिर्फ पकड़ता बल्कि उनका इलाज भी करवाता है। एकदम उन्होंने झटके से सिकंदर को देखा। क्या बकवास कर रहे हो? ओह गॉड, इतना बड़ा इल्ज़ाम! भाई मैं एक गुंडा हूँ, वो भी छोटा मोटा, आई मीन पतला सा, थोड़ा सा हैंडसम भी। ऑफिसर, ये घटिया मजाक पर बच्चे बेवकूफ़ बन सकते हैं, बड़े नहीं, क्यों सर? उसने जेब में हाथ डालते हुए रमशा की अबू को देखा, जिन्होंने अब तक रिवॉल्वर उसकी तरफ पॉइंट किया था। सर, मैं आपको और अंकल को एक प्राइवेट एजेंसी का बता रहा था, जिसका मालिक शेर है, लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया कि हम किसी भी एजेंसी से मदद नहीं लेंगे, खासकर जो बैरूनी मुल्क से ताल्लुक़ रखती हो, और जो कि ना सिर्फ प्राइवेट कंपनी है, ये भी कि वो मालिक किसी से मुलाकात नहीं करता। तो ये है वो एजेंसी का मालिक जो सारी दुनिया से छुपा है। हन्नान। अब सिकंदर ने शौक से उसे देखा। लेकिन ये तो सिकंदर हदीद है, क्या आप बक रहे हो? हन्नान चुप कर जाओ। सिकंदर अब की बार धाड़ के कहा। धाड़ने की वजह यह थी कि सारा प्लान बेकार हो गया, क्योंकि रमशा मैडम पता नहीं कहाँ से नुमादार हो गई और यहाँ नीचे तेजी से आ रही थी। नहीं शेरू, मुझे सच बताने दो, वही सच जो तूने दुनिया से छुपा कर रखा। अंकल को जानने का हक है, आखिर को तुम उनकी बेटी के शोहर हो। तोबा, इतनी और एक्टिंग देखकर सिकंदर का दिल किया अभी इसी वक्त उसको औंस कर थमा दे। रऊफ साहब ट्रिगर पे उंगली रखे अपने गुस्सा उतारने ही वाले थे। एकदम उनके हाथ वजूद साकित हो गए जब उन्होंने तेजी से आती अपनी परी पैकर को देखा। उनकी आंखों को तो यकीन नहीं आया। हाथ तो ऐसे कांप उठे थे कि उनके हाथों से गन भी छूट चुकी थी। रमशा तेजी से आई और अपने बाबा को देखकर वो भी एकदम रुक गई। बाप बेटी का सामना हुआ तो जैसे सब कुछ रुक सा गया था।
समंदर की लहरें भी जैसे साकित सी हो गई थीं। आसपास का शोर, सिकंदर हन्नान तो जैसे बसे पुष्प पे चले गए थे। बस इस ज़मीन में दो ही लोग थे, दो खूबसूरत रिश्ते, बाप बेटी, जो एक दूसरे से बिछड़ गए थे। बिछड़े हुए सिर्फ 3.5 महीने हुए थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे सदी ही गुजर गई हो। रमशा की आंखें एकदम नम हो गईं, फिर उससे बिना सोचे समझे बाप के सीने से जा लगी और फूट फूट कर रोना शुरू कर दी हो गई। बाबा, मेरे बाबा। वो मुंह से कहना चाहती थी मगर ना जाने जुबान भी इस लम्हे साकित हो गई थी। रऊफ साहब की भी आंखें नम हो गईं। उन्हें रमशा के गिर्द बाजू फैलाए और खुद भी रोना शुरू कर दिया। उनका रोना देखकर सिकंदर का दिल कट कर रह गया। पूरे 3 महीने बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसे अपनी खुदगर्जी पे इस वक्त शदीद नफरत महसूस हुई। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बाप के आंसू ने उसे खुद से आज नफरत करने पे मजबूर कर दिया। मोहब्बत में वो इतना अंधा हो गया था कि उससे रमशा के माँ बाप के बारे में सोचा भी नहीं। तकलीफ से वो रुख मोड़ चुका था। उसे ये सारी बात नहीं खिलवानी चाहिए थी। अपना अच्छा रूप नहीं दिखाना था। वो बुरा था, वो शुरू से बुरा था। अभी भी वो कैसे अच्छा हो सकता था? अच्छाई से उसे नफरत थी और अच्छाई का रूप दिखाना उसे तो गल्लापन लगता था। मगर आज वो रे की मोहब्बत में ऐसा करने जा रहा था। वो खामोशी से सर झुकाए अपनी पुष्प पे आती बाप बेटी की सिसकियां सुनने लगा। वो सोफी के कातलों को बहुत बेरहम समझ रहा था। सबसे बड़ा तो बेरहम वो था। बख्तावर ने खूनी जोर से गदाद के पेट पे मारी। गदाद एकदम पीछे हुआ, हालांकि उसे लगी थी मगर उसे महसूस नहीं हुआ था। मुझे दोबारा ऐसे मत पकड़िएगा। उससे मुड़कर सख्ती से गदाद से कहा। गदाद को एकदम शर्मिंदगी हुई मगर वो अपना सर झटक कर तेज पर दबे हुए लहजे में बोला। मैंने मना किया था कि तुम हल्की सी आवाज़ नहीं निकालोगी। तुमने तो बंद ही करना था। हाँ, तो आपने इतना कहा था हल्की सी आवाज़ सा निकालना। हल्की की बजाय मैंने पूरी आवाज़ निकाली। आहिस्ता। अतान ने उसे आंखें दिखाई। मुझे एक बात बताएं, ये कौन सी जगह है जहाँ आप इतनी एहतियात कर रहे हैं? एक सेकंड, कहीं ये आपकी अम्मी अब्बू का घर नहीं है? नहीं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? शायद आप अपने अब्बू से डरते हो और आपको यहाँ देखकर वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकी। अदात चलने लगा था कि उसकी बात पे रुक गया। मेरे अब्बू जिंदा नहीं है। इतना कहकर वो तेजी से चलने लगा। बख्तावर भी उसके पीछे आई। इस मामले में तो मैं और आप सेम पेज पे हैं। मेरे भी अब्बू नहीं है, लेकिन अच्छा है नहीं है, वरना मुझे मामा बाप की सूरत में ना मिलते। अदात ने एकदम ठहर कर उसे देखा। ये छोटी और मासूम सी लड़की यतीम थी। प्लीज़ मुझे हमदर्दी भरी नज़रों से ना देखें। आई एम हैप्पी कि मेरे पापा नहीं हैं, मगर जब किसी को बताती हूँ तो वो लोग मुझे बड़ी हमदर्दी से देखते हैं। मुझे इतना अजीब लगता है। भाई, मैं खुश हूँ कि वो नहीं है। अगर होते तो शायद आज जिंदा ना होती। अदात को समझ नहीं आई कि वो इसकी बात पर क्या कहे। वो अपने पापा को पसंद नहीं करती थी। वो दोनों खामोशी से चलते अगली दरवाजे की तरफ आए। अदात ने उसे देखा जो बेपरवाही से इधर उधर देख रही थी। यू हेट योर फादर। बख्तावर को एकदम झटका लगा। वो हमेशा अपने जज्बात पे काबू रखती थी। आज उससे क्या हो गया? नहीं, मैं उनसे क्यों नफरत करूंगी? आपको ऐसा क्यों लगा? अदा ने चाबी से दरवाज़ा खोलते हुए से देखा मगर कहा कुछ नहीं। वो लोग अंदर दाखिल हुए। बख्तावर ने देखा हल्की सी रोशनी में सजा ये खूबसूरत सा कॉरिडोर उसे एक लम्हे के लिए लाजवाब कर गया। अदात ने पीछे से दरवाज़ा बंद किया और उसका हाथ पकड़ा। बख्तावर ने उसे देखा जो बिना कुछ कहे उसे अपने साथ लिए दाईं तरफ चल पड़ा। ये जगह तो मामा के घर और क्लब से बड़ी शानदार है। आप इतने अमीर हैं तो मेरे हानी मामा के घर क्यों रहते हैं? ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है और अब कोई सवाल मत पूछना। अदात ने आहिस्ते ही से गोया उसका मुंह फिलहाल के लिए बंद करवाया। बख्तावर ने उसे घूरा मगर अपना हाथ उससे नहीं छुड़वाया। वो कुछ सोचकर इधर उधर देखता सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ये कोई स्कूल है या आप मेरे काम तमाम करने के लिए मुझे यहाँ लाए हैं? अदात ना चाहते हुए भी उसकी आखिरी बात पे होले से हंस पड़ा। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ मेरी। हाँ, मगर इसे स्कूल ही समझो। इधर दो लैब्स हैं, एक फिजिक्स की और दूसरी केमिस्ट्री की। तो ये वाकई स्कूल है, लेकिन इतना घर जैसा माहौल। ट्रेनिंग सेंटर है, स्कूल नहीं। किस चीज़ का ट्रेनिंग सेंटर? बख्तावर आलम, आप खामोशी का कितना लेंगी? अदात अब उसका हाथ छोड़कर आखिरी सीढ़ी पे रुख मोड़े उसे देखा। पूरे के पूरे 2 लाख। वो शरारत से मुस्कुराई। अदा तासुब से सर हिलाता मुड़कर आगे की तरफ बढ़ा। शहरी तैयार है ना, आज कोई मेहमान आने वाले हैं। शरीना अपनी फाइल में गुम हुई थी जब अपनी मम्मी की आवाज़ पर चूंकी। कौन से मेहमान मम्मी? बस आ रहे हैं। तुम प्लीज़ बहुत अच्छा सा तैयार हो जाना।
बल्कि मैं कहती हूँ कि पॉलर चली जाओ अभी। अब शरीना मम्मी की बात पर अलर्ट हो गई। पॉलर क्यों? मेहमान आ रहे हैं ना, ये मुझे देखने वाले। देखो शहरी, अब मैं तुम्हारा इनकार नहीं सुनूंगी। तुम 26 की हो चुकी हो, हमने तुम्हें आराम से पढ़ने दिया, हाउस जॉब करवाई और उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए न्यूयॉर्क भी भेजा। अब जब तुम जॉब कर रही हो, वेल सेटल्ड हो, अब तो तुम्हारा फर्ज अदा करने का वक्त आ गया है, वरना उम्र गुजर जाएगी। और आजकल के रिश्तों का तुम्हें पता है, लड़की 25 की नहीं होती, उसे 50 साल का समझकर इनकार कर देते हैं। शरीना एकदम हंस पड़ी। मम्मी रिलैक्स रही और प्लीज, मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं। जब कोई परफेक्ट सा शख्स मिलेगा तो उससे शादी कर लूंगी मैं। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए फाइल साइड टेबल पर रखते हुए कहा। रूबीना ने अपनी जिद्दी बेटी को देखा, जिसे शुरू से लेकर आखिर तक अपनी मर्जी ही करनी थी। मुझे बताओ कि कोई है तुम्हारी नज़र में? नहीं है तो बस, फिर हमें जो बेहतर लग रहा है वो करने दो। शाम को तैयार रहना। मम्मी, मेरी बात सुने। क्या ज़रूरी है बिला वजह किसी से मिलना जिनके साथ हमने बिल्कुल रिश्ता नहीं बांधना? वो अब सीधे होकर बैठते हुए मम्मी को देखने लगी, जो अपनी ऐनक सीधी करते हुए उसे संजीदगी से देखने लगी। अगर तुम सिरे से इनकार करने के मूड में हो तो वाकई ये मुलाकात बेकार है, मगर देखने में क्या हर्ज? सुना है लड़का माँ बाप का। मम्मी, जितना होनहार लड़का हो, मैं अभी नहीं रेडी किसी के लिए भी। आपके लिए मैं उन लोगों से रस्मी मिल लूंगी, मगर मेरा कोई इरादा नहीं है। ये बात आप पापा को बता दीजिएगा। तो ये सारी बात अपने बाप से कहो, उनके जानने वाले हैं। शहरी, अगर हमें लड़का अच्छा लगा तो हम तुम्हारे नखरे नहीं देखेंगे। मम्मी को पता नहीं क्यों शरीना के अंदाज पर गुस्सा चढ़ गया और वो उसके रुकने पर भी नहीं रुकी। मुझे तो रायना से बात करनी होगी। कब तक उन्हें इनकार करूंगी? अगर खुदा ना माने तो? चंद मुलाकात में तो वो काफ़ी स्वीट मालूम हो रहे थे। मेरा नहीं ख्याल वो अपनी माँ की बात पे मुकरेंगे। एक तो सब कहते हैं माँ दिल का हाल जान लेती है। अम्मी को ये दिखाई नहीं देता कि मुझे खुदा कितने अच्छे लगते हैं। मेरी बेटी। उन्होंने कामती हुई बेटी को अलहदा करते हुए उसके सर पे प्यार किया। अनान ने सिकंदर को देखा, जो रुख मोड़े खुद पे जैसे कंट्रोल कर रहा था। वो अपने दोस्त के दिल का हाल जानता था और उसे पता था वो आगे क्या करने जा रहा है। सिकंदर ने गहरा सांस लिया और अपने जेब से रिवॉल्वर निकाला और अब मुड़कर उनकी तरफ आया। सर। रमशा और रऊफ साहब ने चौंक कर सिकंदर को देखा। सिकंदर ने रिवॉल्वर उनकी तरफ बढ़ाया। मैं आपका गुनाहगार हूँ सर। सॉरी, जो कुछ हनान आपको बता रहा था वो सब झूठ था। वजह मेरी खुदगर्जी थी, ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाए। अनान ने हक्का बक्का होकर सिकंदर को देखा। झटका तो रऊफ साहब को भी लगा था। नासमझी से ये सब देख रही थी तो रमशा। आपकी बेटी आपको मिल भी जाए, दूसरा वो मेरे से जुदा ना हो। हालांकि ऐसा थोड़ी ही होता है। वो हंसा। उसकी हंसी बड़ी तल्ख थी। रमशा अब सब कुछ समझते हुए फ्रीज हो गई। सिकंदर सब कुछ बताने जा रहा है। आपकी बेटी को मैंने। उसकी अधूरी बात का रऊफ साहब ने गलत मतलब लिया। तहश के आलम में उन्होंने रमशा को छोड़कर सिकंदर पे अटैक किया। रमशा की तो चीखें निकल पड़ी। तुम्हारी इतनी जुरत मेरी बेटी को। मेरी बेटी। उनसे तो बात मुकम्मल नहीं हो रही थी और सिकंदर को मारने लगे। अपने बाप के हाथों अपने शोहर को मार खाता हुआ देखना एक असियतनाक मंजर था। जिस शख्स ने उसे इज्जत दी, मोहब्बत दी, दूसरा उसका इलाज करवाया, उसके साथ ये सलूक। पापा! मगर रऊफ साहब को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ऊपर से इतना बड़ा झूठ मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ था। मैं जैसे पता नहीं करवाऊंगा। एक और मौके पे सिकंदर ने अपना हाथ और जिस्म ढीला कर दिया था। वो इस मार का हकदार था। रंशा तेजी से अपने बाप के पीछे आई और उनका बाजू पकड़ा। बाबा रुक जाएं। बाबा प्लीज। बाबा, वो मेरे शोहर हैं। एकदम नुस्वानी चीखती आवाज पे रऊफ साहब एक बार फिर साकित हो गए। उसके साकित होने पर रमशा ने उन्हें जरा सा खींचा और उनके सामने आई। सिकंदर की नाक से खून बह रहा था। चेहरा थपड़ों और मुक्कों से सुर्ख हो चुका था। बाबा, सिकंदर ने मुझे किडनैप नहीं किया। बाबा, उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे अपनी इज्जत बनाया, मेरी ज़िंदगी बचाई। पापा, आप उन्हें नहीं मार सकते। आप इस शख्स को, मेरी ज़िंदगी को नहीं मार सकते। अब झटका सभी को लगा तो रायना भी उसी पल नीचे भागते हुए पहुंची। यहाँ का मंजर देखकर वो भी फ्रीज हो गई। रे, ये क्या? सिकंदर का उसके झूठ पे शदीद गुस्सा आया। वो उसे बचाकर बहुत बड़ी गलती कर रही थी। नहीं सिकंदर, आप नहीं बोलेंगे। आप कुछ नहीं बोलेंगे। पापा, मुझे किसी और ने अगवा किया था। मेरी जिंदगी सिकंदर ने बचाई थी। पापा, इन्होंने मुझसे शादी की जब मुझे मुआशरा कबूल करने। रे शट अप। सिकंदर ने उसका बाजू पकड़ा लेकिन रमशा ने छुड़वाया। पापा, आपको हैरानगी नहीं हो रही?
पापा मैं बोल रही हूँ, आपकी मिशी बिना तकलीफ के बोल रही है, वो ठीक से बोल पा रही। आपकी मिशी जो पूरे 15 साल गोयाई से महरूम रही। बाबा, मैं आज बोल रही हूँ तो इस शख्स की वजह से। बाबा ये बुरा नहीं है। बाबा, ये सिनर मैन के लबादे में एक एंजल है। प्लीज़ इससे कुछ मत कहिए। बोलते हुए वो तकरीबन हाँफ चुकी थी। उसके आंसू बह रहे थे, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। परवाह थी तो बस सिकंदर की इज्जत की, जो उसके लिए बहुत मायने रखती थी। जो शख्स पागलों की तरह उसके तकरीबन मरने पर रोया था, दीवाना हुआ था, जो शख्स उसके बोलने पर उसके कंधे पर सर रख के खामोशी से रोया था, जो शख्स उसके लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर उससे लड़ता गया ताकि वो उसे छोड़ कर ना जाए, उसकी इतनी कुर्बानियाँ इतने आंसुओं को ज़ाया नहीं होने देगी। वो इस शख्स को धोखा नहीं दे सकती थी। खामियाँ सब में होती हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं। बेशक सिकंदर ने उसे उठाकर गलत किया था, मगर उसकी सारी अच्छाइयाँ उसकी एक गलती पे दब के रह गई थीं। रऊफ साहब ने एकदम सिकंदर को देखा, जिससे आंखें ज़ोर से बंद किए ज़ोर से नफ़े में सर हिलाया। वो उनको कहना चाहता था कि उसकी बात पे यकीन मत करें। वो फिर अपनी बेटी को देखने लगे, जो अपने शोहर के आगे तन के खड़ी कोई और ही लग रही थी। बाबा, प्लीज़ आप सिकंदर का कुछ मत कहिए। जो कहना है मुझे कहिए। मेरी गलती थी कि आपको कहाँ लाहौर चले। अगर मैं आपको ना कहती तो ये सब ना होता। इससे सिकंदर का कोई कसूर नहीं है। प्लीज़ उनसे नफ़रत मत कीजिएगा, उन्हें कुछ मत कहिएगा। अगर आपको फिर भी गुस्सा आ रहा है तो सारा गुस्सा मुझ पे उतारिए। इस गुस्से की हकदार मैं हूँ। सिकंदर अपने रद्द-ए-अमल में झटके देने का माहिर था, मगर यहाँ तो इस मामले में बाजी रमशा ले ली थी। रऊफ साहब ने सिकंदर को और फिर अपनी बेटी को देखा। फिर वो आगे बढ़े और सिकंदर के करीब आए। बाबा, रऊफ साहब ने हाथ उठाकर रमशा को कुछ कहने से रोका और सिकंदर को देखा। तो यंग मैन, तुम वाकई गुंडे हो। उनकी अजीब सी बात पर सिकंदर ने रमशा को सख्त नज़रों से देखा, फिर उन्हें उसके बाद उसे सर हिलाते हुए कहा। जी सर, और ये जो कुछ कह रही है झूठ बोल रही है। मैंने वाकई रमशा को। लेकिन बेचारी को बात मुकम्मल होने नहीं दी। रऊफ साहब ने उसे गले लगा लिया। मेरी बेटी का शोहर कभी एक गुंडा नहीं हो सकता। तुमने ये क्या किया यंग मैन? मेरी बेटी को कैसे ठीक किया? बोलते हुए उनकी आवाज़ नम हो गई। सिकंदर ने रमशा को देखा, जिसे सर नफ़ी में हिलाकर नम आंखों से मुस्कुराते हुए से इशारा दिया कि उसकी खातिर चुप रहे। अदनान ने सुख भरा सांस लिया। जो काम कोई नहीं कर सका वो तुम कर चुके। तुम वाकई एक फरिश्ता हो। सिकंदर को लगा उसका दिल फट जाएगा। वो कुछ कहना चाहता था, मगर उस लम्हे उसे रऊफ साहब काफ़ी कमज़ोर मालूम हुए। रमशा ने आसमान की तरफ देखा। थैंक यू अल्लाह, दिल में कहते हुए उसे अपने सामने उस खूबसूरत मंजर को मुस्कुराकर देखा। वाओ, ये लैब तो सही बाहर के स्टाइल में बना है, वरना हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल में भी इतना शानदार लैब नहीं है। ये कोट्स और ग्लव्स पहनो। मैं तब तक केमिकल्स अरेंज करता हूँ और बालों को बांध लो। तो वाह, आप बिल्कुल हमारे लैब टीचर की तरह साउंड कर रहे हैं। अगर एशल को पता चल जाए कि मेरा लैब टीचर जेसन मावा है, तो मेरी मदद न करने पे खूब पछताएगी। पिक्चर सेंड करूँ उसे। वो कोट और ग्लव्स पहनकर अपना फ़ोन निकाल कर उस जगह और उसके बाद हदाद की तस्वीर लेने लगी थी, जब किसी ने उसका फ़ोन तेज़ी से लिया। फ़ोन लैब में अलाउड नहीं है। उससे बख्तावर का फ़ोन सामने जाकर लॉकर में रखा। ये फ़ोन तो ज़रूरी है, इसी में तो बहुत सी चीज़ें हैं। तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो सामने लैपटॉप है, उसमें जो चेक करना हुआ चेक कर लेंगे। अब चलो, तुमने बाल नहीं बांधे। वो लॉकर को लॉक करता उसकी तरफ आया। अगर किसी की कॉल आ गई तो? वैसे ही बड़ी बदतमीज़ी थी, जिससे आपने मेरा फ़ोन छीना था। मैं इस वक्त किसी भी बहस से लड़ाई के मूड में नहीं हूँ मोहतरमा। चलें हरी अप। और यहाँ पढ़ने आई हैं या गप्पे लगाने? पढ़ने। उससे घूर कर हदाद को देखा, जो पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहा था। यार मैं क्या टेडी बियर हूँ? उसे सबको देखते हुए बड़ी बेबसी से कहा। तो सब उसके अंदाज पर हंस पड़े। रमशा की अम्मी तो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, बस उसके साथ लगी अपनी साड़ी पर हाथ से खा रही थी, जो पूरे 3 महीने से उनके अंदर जमा थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। मैं तुम्हें कितना बुरा समझती रही, तुम्हें कितना बिना जान बगैर बुरा भला कहा। तुम तो फरिश्ता निकले। आंटी, मैं अभी भी सिकंदर भा हूँ, लाहौर का गुंडा हूँ। मुझे तो हैरत हो रही है, आपने अपनी बेटी की खातिर इतनी आसानी से कैसे बख्श दिया। तुम फिक्र मत करो बेटा, अभी बस मिलवा कर अंकल तुम्हें जेल लेकर जाएंगे। और एसपी साहब, आप किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। आप भी इसके साथ मिले हुए थे। ये ज़रा मिलना मिलाना हो जाए तो तशवीश करूँगा तुम दोनों की। रऊफ साहब की तेज बात पर सिकंदर कहकर लगाए हंस पड़ा। जो भी हो बेटा, अब तो मेरे और मेरी बेटी के लिए सब कुछ हो। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम क्या करते आए हो, ये करते रहे हो। तुमने मेरी मिशी को ठीक कर दिया,
इसको अपनी इज्जत बनाया। इतना बहुत है मेरे लिए। रऊफ, आप मेरे दामाद को कुछ नहीं कहेंगे? मगर आंटी मैं माना कि तुम भा हो, मगर अब से तुम मेरे बेटे हो। सारे काम तुमसे छुड़वाएंगे, तुम्हें सीधा आदमी बनाएंगे। अगर यहाँ रहना मुश्किल हुआ तो तुम्हें और मिशी को बाहर सेटल कर देंगे। उन्होंने तो पूरे आधे घंटे की मुलाकात में सारी प्लानिंग कर ली थी। उससे रमशा को देखा जो मजे से मुस्कुराई। ये सारी कार्रवाई देख रही थी। इस लड़की को तो मैं भी ठीक करूंगा। एक तो इतनी बड़ी ज्यादती की मैंने इन लोगों के साथ, बजाय मुझे जूती